एक भी आवाज बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आर्यन के ठंडे व्यवहार को देखकर अनाया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अनाया की बड़ी बहन काव्या अचानक बारात वाले दिन घर से भाग गई तो मजबूरी में घर वालों ने उसे दुल्हन का जोड़ा पहना दिया। दोनों बहनों में बहुत फर्क था। काव्या का रंग साफ और गोरा था, जबकि अनाया सांवली थी। मेरे इतने खूबसूरत बेटे के नसीब में ये काली ही रह गई थी। तलाक दो इसे। सास की बात सुनकर अनाया का चेहरा फीका पड़ गया। वो पर पहली ही रात आर्यन को इतनी खुशगवार गुजरी कि वो इस सांवली लड़की को हर रात दीवानों की तरह। आप प्लीज मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आर्यन के जुनूनी अंदाज पर अनाया रोने लगी। एक तो तुम्हारे घर वालों ने मुझे नीचा दिखाया, लड़की दूसरी दिखाई और विदाई किसी और की कर दी। अभी ज्यादा वक्त गुजरा भी नहीं है और तुम यहाँ झूठे आंसू बहाकर मेरे सामने बेचारी बनने का दिखावा कर रही हो। तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना ही होगा, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारी बहन ने किया है उसका नुकसान अब तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। आर्यन के दिल में जैसे आग लगी हुई थी और वो तड़प रहा था। आज तक किसी लड़की की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो उसे ठुकरा दे। और उसकी बहन जो शादी के दिन बारात के वक्त भाग गई थी, उसकी वजह से मजबूरी में अनाया की शादी आर्यन से कर दिया गया। आर्यन जैसा इंसान जो खूबसूरती का बेहद दीवाना था, उससे शादी करना तो दूर की बात, वो उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। जैसे ही उसने घूंघट उठाया, उसने अनाया के सांवले रंग को कमियां निकालने वाली नजरों से देखा। एक तो उसका रंग सांवला था, ऊपर से उसका रोना उसे और भी ज्यादा बुरा और चिढ़ाने वाला लग रहा था। दुल्हन का बस एक बार देखने के बाद उसने गुस्से में एक झटके से उसका घूंघट वापस उसके चेहरे पर गिरा दिया और कमरे से बाहर निकल गया। घर में मेहमान थे, इसलिए उसने आवाज धीमी रही रखी थी। आप तो कह रही थी कि दुल्हन बहुत खूबसूरत है, चांद की परी, आसमान से उतरी हुई हूर। लेकिन मेरी माँ ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो गुस्से और जलन में बहुत बुरी तरह तड़प रहा था। सुनीता जी घबरा गई। अरे बेटा, धोखा मैंने नहीं बल्कि उस मनहूस लड़की के घर वालों ने किया है। वो उसकी खूबसूरत बहन जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया था, बारात वाले दिन भाग गई। उसका पिता मेरे सामने हाथ जोड़कर रो रहा था। मैं क्या करती, अपनी भी इज्जत बचानी थी और उनकी भी। इसीलिए इस काली को तुम्हारे लिए ब्याह कर ले आई, सिर्फ मेहमानों के सामने इज्जत रखने के लिए। लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में होगा। चाहो तो इसे रखो, चाहो तो छोड़ दो। अभी मेहमान हैं, सुबह बात होगी। अभी जाओ चुपचाप कमरे में मेरे लिए बेटा। सुनीता जी ने उसे बहला लिया था। वो गुस्से से कमरे में आया और फिर उसे खरी खोटी सुनाने लगा। जो दुल्हन का जोड़ा पहनकर बड़ी शान से आर्यन के कमरे में बैठी थी, वो उसके सांवले रंग को किसी भी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तभी झिड़क कर उसे बेड से उठा दिया और कहने लगा, ये किस लिए बेड पर दुल्हन बनकर बैठी हो? एक तो धोखे से मेरी पत्नी बन गई, लगता है तुम लोगों के खानदान वालों ने यही कारोबार बना रखा है। दिखाते किसी और लड़की को है और फिर जब शादी का वक्त आए तो किसी और लड़की की शादी करके उसके साथ विदा कर देते हैं। बताओ, ये सब करते हैं ना तुम्हारे माँ बाप? ये शब्द सुनकर वो मासूम सी लड़की डर गई थी। आंखों से आंसू लगातार गिरने लगे थे। जब वो कहने लगा, तुम्हें लगता है तुम्हारे इस बदसूरत से चेहरे को देखकर मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह का वक्त गुजारूंगा? अभी तो मेरे बिस्तर पर तुम जहाँ बैठी हो, मुझे वो जगह भी गंदी लगने शुरू हो गई है। मुझे अपने कमरे में ही घुटन होने लगी है। उठो यहाँ से, जाकर अपना हुलिया ठीक करो और ये भूल जाओ कि मैं तुम पर किसी भी तरह का कोई हक जताने वाला हूँ। तुम इस लायक ही नहीं हो कि मुझे डिजर्व कर सको। जो कुछ आर्यन के मुंह में आ रहा था वो बोलता जा रहा था। आर्यन सुंदरता का दीवाना था और काव्या की फोटो देखकर ही उस पर फिदा हो चुका था। आने वाले वक्त का सोचकर उसने कई रातें करवटें बदलते हुए काटी थी और कल रात तो उसके दिल और दिमाग पर पागलपन इस कदर छा गया था कि वो रात भर सो ही नहीं सका। वो बस यही सोचे जा रहा था कि कल काव्या यहाँ उसकी बाहों में होगी और वो उसकी अपनी पत्नी के साथ आज की रात बहुत ही दीवानगी और प्यार भरे अंदाज में बिताएगा। फिर उसके कुछ दोस्त भी ऐसे थे जिन्होंने उसे पहले ही पट्टियां पढ़ाना शुरू कर दी थी कि देखो भैया, औरत के सामने अगर अपनी नाक ऊंची रखनी है और उसे हमेशा अपने सामने दबाकर रखना है तो पहली रात उस पर बिल्कुल भी रहम मत करना।
अगर रहम करोगे या उसका रोना धोना देखोगे तो वो तुम्हें ये समझेगी कि भाई तुम तो मर्दाना क्षमताओं पर पूरे उतरते ही नहीं, इसीलिए उस पर जरा भी रहम न करना और पूरी तरह उसके होश उड़ाकर रखना, तभी तुम्हारी इज्जत बनेगी। काव्या का सोच सोचकर उसने क्या कुछ सोच रखा था, लेकिन इस लड़की को देखकर तो उसे किसी तरह की कोई दिलचस्पी महसूस ही नहीं हो रही थी। जब उसे देखकर अपने अंदर कोई रोमांटिक भावना ही महसूस नहीं कर पा रहा था, तो उसके साथ क्या ही वक्त गुजरता। उसकी डांट सुनकर अनाया फौरन बेड से उठी थी। उसने इशारा करके कहा कि उधर जाओ, उधर वॉशरूम है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो मुंह हाथ धोकर सादा सैंपल ड्रेस पहने ड्रेसिंग रूम से बाहर आई, तो उसके वजूद की दिलकशी देखने लायक थी। बला का भरा पूरा वजूद कद भी कमाल का था, दुबली पतली थी और उसके सांवले रंग रूप में एक ऐसा अनोखा खिंचाव था जो दूसरों को अपनी ओर खींच रहा था। और बाल इतने काले लंबे थे जो उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे, जिन्हें वो अभी अभी खोलकर आई थी। वैसे तो उसने दुपट्टा भी ले रखा था जो सिर से नीचे गिरता जा रहा था। आंखों में डर था। वो बेड के किनारे पर ठिठक के बैठ गई। आर्यन, जो बेपरवाही से मोबाइल चला रहा था, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन उसके प्राकृतिक जज्बात उमड़कर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद सहमी हुई अनाया बेड के किनारे पर लेट गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि आर्यन ने बेरहमी से उसे अपनी तरफ खींच लिया। इस शादी का फैसला सुबह होगा, लेकिन जो कुछ तुम्हारे घर वालों और तुम्हारी उस बदचलन बहन ने किया है, उसकी गलती का नुकसान तो तुम्हें ही भुगतना है। ये कहते ही वो पूरी दीवानगी के साथ उस पर अपना हक जताने लगा। अनाया की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। वो इन सब के लिए तैयार नहीं थी। वैसे भी ये सब कुछ अचानक हुआ था। किसी को भी खबर नहीं थी कि काव्या अचानक बारात वाले दिन घर से भाग जाएगी। वो धमकियां तो माँ और पिताजी को कई दिनों से दे रही थी, लेकिन सब यही समझते रहे कि ये सिर्फ धमकियां हैं। अगर उसने जो कहा था वो सच कर दिखाया और उसका किया धरा अब अनाया को भुगतना पड़ रहा था। उसके वजूद से टीसें उठ रही थी। वो बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी, लेकिन आर्यन पत्थर दिल बनकर करवट बदलकर सो गया। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो दिल ही दिल में सोच रही थी। नींद कहाँ आती। उसे ये परेशानी खाई जा रही थी कि ना जाने सुबह उसके साथ क्या होगा। ये आदमी और उसके घर वाले शायद उसे धक्के देकर इस घर से निकाल दे। एक सांवली लड़की को भला कौन अपनी जिंदगी में स्वीकार करता है। वो बहुत ही गहरे मानसिक तनाव और हीन भावना का शिकार हो रही थी, लेकिन अनाया इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि किस्मत के फैसले भी बहुत अनोखे होते हैं। आने वाले समय में कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। ओहो भाई, इस लड़की के घर वाले तो बड़े ही धोखेबाज निकले। अरे, जब हम रिश्ता लेकर गए थे तभी बता देते कि वो लड़की जो दिखने में इतनी खूबसूरत हुस्न की परी है, वो इतनी बदचलन होगी। और उनकी होशियारी देखो कि अपनी इस काली कलौटी लड़की को जबरदस्ती हमारे इतने हैंडसम भाई की बीवी बना दिया। हमें नहीं चाहिए भाई के काले काले बच्चे, हम सब गोरे हैं। और अगर आर्यन भाई के बच्चे काले हुए तो माँ, आपकी तो नस्ल ही बदल जाएगी। ईशानी, जो आर्यन की छोटी बहन थी, बड़े खुले अंदाज में अपनी राय का इजहार कर रही थी। आर्यन खामोशी से सोफे पर बैठा था, जबकि सारे घर वालों ने पंचायत लगा रखी थी। ये अगले दिन दोपहर का मंजर था। शाम को बहुत बड़ा रिसेप्शन था। अनाया कमरे में डरी हुई बैठी थी। दूसरे दिन की दुल्हन भले ही वो मनचाही नहीं थी, लेकिन उस पर गजब का रूप आया हुआ था। वो उसी कमरे में मौजूद थी, लेकिन उसने कमरे से बाहर एक कदम भी नहीं रखा था। उसकी नंद ईशानी कुछ ही समय पहले कमरे के अंदर आई थी और अनाया पे बस एक नजर डालने के बाद बहुत ही कड़वाहट से कहने लगी, बाहर आने का कष्ट बिल्कुल मत करना। तुम जैसी मनहूस का चेहरा देखकर कहीं हमारे परिवार के लोग डर ही ना जाएं। हम सब तो ये सोच रहे थे कि शायद तुम में थोड़ी बहुत तो खूबसूरती होगी ही, लेकिन अब जब तुम्हारा मेकअप उतर गया है तो तुम्हारी ये काली रंगत और भी ज्यादा साफ दिखाई देने लगी है। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती है कि एक बहन इतनी गोरी चिट्टी हो सकती है और दूसरी इतनी काली कैसे हो सकती है। तभी उसकी सास भी वहीं आ चुकी थी। सुनीता जी कहने लगी, अरे भाई, देखा नहीं था, इसकी माँ तो बड़ी गोरी चिट्टी थी, लेकिन बाप इसी की तरह काला कलौटा था। एक बेटी माँ पर गई चली गई और दूसरी बाप पर। तभी तो देखो इसे। दोनों ही ये जानती थी कि
कि मेकअप के बिना भी वो अच्छी खासी खूबसूरत लग रही थी। वो दिखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी और ऐसे भी नहीं थी कि उसे बहुत बदसूरत या काली कहा जाए। बस उसका रंग गोरा नहीं था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काली भी नहीं थी। मगर फिर भी उनके लिए वो सिर्फ़ एक बेइज़्ज़ती और अपमान की वजह बन चुकी थी। सच तो ये था कि उसकी उस सांवली रंगत में एक अनोखा और जादुई खिंचाव था। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि किस्मत उसकी ज़िंदगी के साथ आगे क्या खेल खेलने वाली है। ठीक उसी समय आर्यन के पास अनाया के पिताजी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, बेटा, रिसेप्शन के दिन दुनिया के सामने हमारी बेइज्जती मत करना। अगर तुम्हें मेरी बेटी को छोड़ना है या वापस भेजना है, तो भले ही उसे रिसेप्शन से पहले ही वापस भेज दो। उस बूढ़े पिता की आवाज़ में बहुत ज़्यादा लाचारी और मिन्नत थी। उनकी हिम्मत और कंधे तो पहले ही टूट चुके थे, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी ने भागकर उन्हें समाज में ऐसी शर्मिंदगी का दाग लगाया था, जिससे उनका सिर झुक गया था। आर्यन ने खामोशी से फ़ोन काट दिया। सुनीता जी ने उसका कंधा हिलाया। तुम क्या सोच रहे हो आर्यन? इस काली कलौटी को क्या सारी ज़िंदगी अपने साथ रखोगे? मेरा चाँद सा बेटा है, तुम फ़िक्र मत करो। मैं सिर्फ़ 1 महीने के अंदर-अंदर तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूँगी। सब ये समझ रहे थे कि अनाया जैसी सांवली लड़की को तो आर्यन ने हाथ भी नहीं लगाया होगा, जबकि कोई नहीं जानता था कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ कर चुका है। तभी तो इतना शांत था। उसकी नज़रें मोबाइल पर थीं। अचानक ही रात का मंज़र दिमाग पर छाया तो अनाया की सिसकियाँ याद आई, साथ ही उसके कोमल वजूद का स्पर्श। तो अचानक उसके लब मुस्कुराने लगे। ईशानी और सुनीता जी उसे यूँ मुस्कुराते देखकर हैरान रह गए थे, जबकि वो खामोशी से उठकर कमरे से बाहर चला गया। वो बेड के कोने में सिमटी बैठी थी। दुपट्टा बार-बार रेशमी बालों से फिसल रहा था। तभी आर्यन कमरे में आया तो उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। वो एक अनजाने डर का शिकार थी, जैसे अभी आर्यन उसके पास आएगा और उसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर देगा। आखिर बहन का किया धरा उसे ही तो भुगतना था, वरना उस जैसी सांवली लड़की को कौन बहू या बीवी के रूप में कबूल करता। उसने नज़र उठाकर आर्यन की तरफ देखा भी नहीं था। अभी तक उसकी सूरत भी बराबर से नहीं देखी थी, हालांकि वो उसका पति बन चुका था। कल रात से वो भूखी थी, सुबह का नाश्ता तक नहीं किया था और अभी दोपहर के 3 बज रहे थे। वो उसके बहुत करीब आ चुका था। अनाया का नाजुक दिल काँप रहा था। तभी अचानक आर्यन ने उससे पूछा था, नाश्ता किया तुमने? काली स्याह आंखों में हैरत थी। उसने ना कहा तो आर्यन कहने लगा, नाश्ता कर लो ठीक तरह से, फिर रात को तुमने अपनी जान भी लगानी है। वैसे भी तुम बहुत नाजुक हो, एक ही नज़दीकी ने तुम्हें निढाल कर दिया। उसका अंदाज रहस्यमयी था। अनाया काँप गई। उसे रात का मंज़र याद आया तो आँखों के आगे झुरझुरी सी आ गई। आर्यन ने उस पर एक लम्हे के लिए भी रहम नहीं किया था। सुबह जब वो उठी तो उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसकी कमर उसके साथ हो ही ना। पूरा वजूद सुन्न महसूस हो रहा था और अब एक बार फिर आर्यन की धमकियाँ उसकी जान लेने के दर पर थीं। एक तो वैसे ही भूखी थी, ऊपर से ये सुनकर उसकी आँखों के आगे तो अंधेरा छाने लगा। नज़र उठाकर उसने आर्यन की तरफ देखा, जिसकी आँखों में उसे अपने लिए ज़रा भी रहम नहीं दिखाई दिया था। वो कहने लगा, ऐसे क्या देख रही हो, जैसे मुझे कच्चा ही चबा जाओगी। वो उसकी गहरी बड़ी-बड़ी आँखों में अपना अक्स देख रहा था। एक अजीब सी दिलकशी उसे अपनी तरफ खींच रही थी। तभी वो फ़ौरन अपनी नज़र फेर गया। बाहर जाकर उसने नौकरानी से कहा कि कमरे में नाश्ता लेकर जाओ, तुम्हारी मैडम जी भूखी हैं। सुनीता जी तो सकपकाकर अपने बेटे को देख रही थीं। जब आर्यन ने अपनी माँ की नज़रें खुद पर यूँ टिकी हुई पाई तो कहने लगा, क्या हो गया माँ? ऐसे क्यों देख रही हैं आप? सुनीता जी कहने लगीं, ये तुम्हें कुछ ज़्यादा ही उसका एहसास नहीं हो रहा है? इस काली के लिए तुम नाश्ता भिजवा रहे हो? ये सुनकर आर्यन कहने लगा, ओह कम ऑन मॉम, इंसान में इंसानियत तो होनी चाहिए ना। कल से भूखी है वो, उसे कुछ हो गया तो नाम हम पर ही आएगा। सुनीता जी तो उसे घूर कर देखती ही रह गई। फिर नौकरानी नाश्ता लेकर गई। शायद एक तरफ वो पत्थर दिल बना हुआ था, दूसरी तरफ इतना रहम। अनाया हैरत से उसके बारे में सोच रही थी। कभी वो बैठे-बैठे रोने लग जाती, तो कभी परेशान हो जाती कि आखिर उसके आने वाली ज़िंदगी का क्या होगा। काव्या की खूबसूरती के आगे हमेशा ही वो फीकी पड़ी थी। वो तो सोचती थी कि वो चाहे जाने के लायक ही नहीं,
इस सांवली रंगत ने उसकी सारी खूबियों पर पानी फेर दिया था। काव्या, जाओ जाकर किचन में बर्तन धो। सुबह से वो बेचारी अकेली काम में लगी हुई है। माँ ने उसे नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाते हुए देखा तो गुस्से से कहा था, ओहो माँ, ये मेरे नाजुक हाथ बर्तन धोने के लिए नहीं बने हैं। वो अपने गोरे चिट्टे हाथों पर नाखून पॉलिश लगा रही थी। खाली खूबसूरती किसी काम नहीं आती, कुछ गुण भी होने चाहिए इंसान के अंदर। माँ, वो दौड़ गया। आजकल खूबसूरती हर जगह चलती है। अगर इंसान के पास न हुस्न हो तो वो बड़े बड़े पहाड़ सरका लेता है। उसने किचन से बाहर आती अनाया को देखकर व्यंग किया था, जो उसे नजरअंदाज करती दुपट्टे से हाथ साफ करके हॉल में बैठ गई थी। 5-6 दिन में काव्या के रिश्ते वाले आ रहे थे। वो सिर्फ अपने आप को निखारने में लगी थी, जबकि अनाया पूरे घर को चमकाने में। अगर वो काम नहीं करती तो माँ को उसकी जगह काम करना पड़ता। यही वजह थी कि उसने माँ के हिस्से का सारा काम अपने कंधों पर ले रखा था। लेकिन काव्या उसे देखकर कहने लगी, ये तुमने लाइट कलर क्यों पहन लिया है? बहुत अजीब लगती हो। काव्या की बात पर उसके चेहरे का रंग बदल गया था। माँ ने उसे घूर कर देखा। इतनी बार समझाया है कि बहन को ऐसे मत कहा करो। सगी बहन है तुम्हारी, सौतेली नहीं। लेकिन काव्या मुस्कुराकर कहने लगी, अरे माँ, मैं तो मजाक करती हूँ। इसे समझाती हूँ कि अपनी थोड़ी पर्सनालिटी को ठीक करे। अगर ऐसे ही सादा और पगली बनी रही तो कौन करेगा इससे शादी? अनाया शुरू से ही खामोश तबीयत की मालिक थी। ग्रेजुएशन करने के साथ साथ उसने दूसरे कई कोर्सेज भी कर रखे थे। कुकिंग करने का तो उसे हद से ज्यादा शौक था। इतने मजे मजे के खाने बनाती कि घर वाले उंगलियां चाटते रह जाते। खुद काव्या भी उसके खानों की दीवानी थी। फिर 2 दिन बाद रिश्ता आ गया। रिश्ता पूरी तरह काव्या की पसंद से आ रहा था। ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, वहीं पर किसी अमीरजादे ने उसको पसंद कर लिया था। लेकिन रिश्ते वालों के जाने के बाद पिता ने साफ इनकार कर दिया। ये लोग खानदानी नहीं लग रहे, अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। देखा नहीं तुम लोगों ने कैसे लड़के की माँ बार बार अपने सोने के कंगन दिखा रही थी, अपने ब्रांडेड सूट दिखा दिखा कर हम पर जताने की कोशिश कर रही थी, जैसे पैसे तो उन्होंने ही देखे हैं, हमने नहीं। ऐसे बढ़ चढ़ कर अपना पैसा दिखाने वाले लोग मुझे शुरू से ही जहर लगते। इतने भी अमीर नहीं है जितने बनने की कोशिश कर रहे थे और हमें नीचा दिखा रहे थे। अगर इस घर में हमारी बेटी की शादी हो गई तो ये लोग हमारी बेटी को ताने देते रहेंगे और फिर इस तरह से खानदान को हम बाकी खानदान वालों से कैसे परिचय करवाएंगे? उनके सामने भी उन्होंने ये हरकत की तो हमारी नाक कट के रह जाएगी। पिता के ये शब्द सुनकर काव्या फौरन बोल पड़ी थी। कहने लगी थी, नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लड़का बहुत अच्छा है, उसकी ऐसी कोई आदत नहीं है। हाँ, बेशक उसकी माँ और बहनें थोड़ी सी ऐसी तबीयत की हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके पिताजी फौरन कहने लगे कि मतलब है बेटा, पूरी तौर पर मतलब है। पति तो सुबह सवेरे घर के लिए काम के लिए निकल जाता है और रात को ही घर लौटता है। सारा दिन तुम्हारा इन औरतों के साथ ही गुजारना है। और फिर ये मत बोलो कि सिर्फ हम नहीं बल्कि 2 खानदान आपस में जुड़ते हैं। और मुझे ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। उन्होंने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। जबकि काव्या का रो रो कर बुरा हाल था। वो हर हाल में संदीप से शादी करना चाहती थी, लेकिन पिता के गुस्से से वो दोनों बहनें अच्छी तरह वाकिफ थीं। इसीलिए माँ ने उसे समझा बुझाकर खामोश करवा दिया था। फिर एक दूसरी जगह से रिश्ता आया, आर्यन खन्ना का, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन घराने से ताल्लुक रखता था। वो लाल कपड़ों में तैयार रिश्ते वालों के सामने जा रही थी, जबकि अनाया उसे देखे जा रही थी। काव्या ने गुस्से से उसे देखा। क्या नजर लगाने का इरादा है? नहीं नहीं, मैं तुम्हें भला क्यों नजर लगाऊंगी? अनाया ने मोहब्बत से उसे कहा था। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और पता है जो बाहर लोग आए हुए हैं वे इतने अमीर घराने से ताल्लुक रखते हैं कि अगर तुम्हारा इस घर में रिश्ता हो गया तो तुम बहुत खुश रहोगी। अगर इतने ही अच्छे और अमीर लोग हैं तो तुम चली जाओ ना मेरी जगह, उसने मुंह बनाकर कहा था। लेकिन अनाया ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी सांवली रंगत को हसरत भरी नजरों से देखा। फिर दिल में ख्याल आया कि उसे भला कौन पसंद करेगा, वो इस लायक नहीं, लेकिन जुबान से कुछ नहीं कह सकती थी। काव्या जैसे ही उनके सामने गई तो लड़के की माँ खुश होकर कहने लगी, हमें ऐसी ही खूबसूरत लड़की चाहिए थी, ये बिल्कुल हमारे बेटे की जोड़ की है। काव्या खामोशी से बैठी रही।
जबकि उन्होंने उसे पसंद कर लिया था और जल्द ही तारीख भी शादी की तय कर दी थी। लेकिन वो दिल ही दिल में योजनाएं बना चुकी थी। वो संदीप के अलावा किसी से शादी का ख्वाब भी नहीं देख सकती थी। यही वजह थी कि ऐन बारात वाले दिन घरवालों को चकमा देकर वो फरार हो गई। न सिर्फ घर से भाग गई, बल्कि जो माँ बाप ने उसके लिए जेवरात बनाकर रखे हुए थे वो भी साथ लेकर जा चुकी थी। वो संदीप की मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो गई थी, जिसका खामियाजा आर्या को भुगतना पड़ रहा था। घर वालों ने आर्यन को कहा था कि तुम्हारी होने वाली बीवी बहुत खूबसूरत है। उसने काव्या की तस्वीर भी देखी थी, लेकिन सामने तो कोई और ही लड़की थी, सांवली रंगत वाली आम सी लड़की। उसे देखकर आर्यन को इतना गुस्सा आया कि वो उसने अपने जज्बात पर काबू न रख सका और सारे जज्बात अनाया पर उड़ेल दिए। अनाया का रो रो कर बुरा ही हाल था। रात को रिसेप्शन की समारोह रखी गई थी। अनाया के माता पिता तो काफी घबराए हुए थे कि ना जाने रिसेप्शन का फंक्शन खत्म होते ही उन पर कोई नई मुसीबत ना टूट पड़े। दोनों खानदान एक दूसरे से खींचे खींचे से थे। जब दुल्हन बनी अपनी बेटी को देखकर उसकी माँ तो देखती रह गई थी। अनाया शक्ल सूरत से इतनी भी मामूली नहीं थी। तैयार होकर सज धज कर वो काफी प्यारी लग रही थी और कहीं ना कहीं आर्यन की नजरें भी उसके सांवले हुस्न से हट नहीं रही थी। जब अनाया के माता पिता फंक्शन के समापन के बाद उनके पास आए तो कहने लगे, बहन जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएं, और अगर आर्यन भी हमारे साथ आए तो हमें खुशी होगी। ये सुनकर सुनीता जी फट पड़ी थी। कहने लगी, हाँ हाँ ले जाओ, हमारी तरफ से तो हमेशा हमेशा के लिए ले जाओ। हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी बेटी की। वैसे भी आप जैसे दोगले लोगों से रिश्ता रखना ही कौन चाहता है। ये तो खानदान वालों के सामने नाक थी जिसको संभालना हुआ था। ये रही बात आर्यन की, तो आर्यन नहीं जाएगा, आप अपनी बेटी को ले जाएं। अनाया की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन फिर भी वो खामोश थी। रह रहकर उसे काव्या पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ था। फिर रिसेप्शन के बाद वो अपने घर चली गई थी। माँ बाप परेशान थे कि कहीं आर्यन उसे तलाक के पेपर्स न भेज दे। आखिर काव्या की वजह से उन्होंने इन शरीफ लोगों के साथ धोखा जो किया था। काव्या की शादी करने के बजाय उन्होंने अनाया को विदा कर दिया था। पूरे खानदान में 100 बातें अलग बन चुकी थी, क्योंकि भले ही इज्जत की खातिर एक बेटी विदा कर चुके थे, लेकिन एक बेटी तो मुंह पर कालिक पोत कर भाग चुकी थी। तीसरा दिन गुजर चुका था और ना ही आर्यन लोगों की तरफ से कोई कॉल आई थी। वे काफी परेशान हो चुके थे। 5वां दिन जब शुरू हुआ तो अनाया को भी रह रहकर आशंकाएं आने लगी कि आर्यन उसे लेने ही नहीं आया। तो जब भी दरवाजे पर बेल बजती तो उसका दिल धड़कता ही रहता कि कहीं अभी कोई आदमी आए और तलाक के पेपर्स उसके हाथ में थमाकर न चला जाए। उसके माँ बाप तो जीते जी मर जाएंगे। एक बेटी घर से भाग गई और दूसरी तलाक लेकर बैठ जाएगी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वहीं उसके माता पिता भी बैठकर परेशानी में ये सोच रहे थे कि अभी तक आर्यन लेने नहीं आया। क्या ख्याल है, मैं कॉल करके पूछ लूं? लेकिन पिताजी फौरन कहने लगे, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लड़की वाले हैं, कॉल करके पूछेंगे तो कहीं वे फिर से कोई बात न कर जाए। बेहतर है कि चुप ही रहते हैं। हो सकता है वे इसे लेने आ जाए या कहीं फिर हमारी बेटी का नसीब उजड़ न जाए। दोनों ही बैठे ये बातें कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। छठे दिन जब आर्यन उसे लेने आया तो सब हैरान रह गए थे। खुद उसके घर वाले भी गुस्से से बिलबिला रहे थे। क्या जरूरत है तुम्हें इस काली लड़की को अपनी बीवी बनाने की? ये शादी इमरजेंसी में हुई थी, दोनों खानदान की इज्जत बचाने के लिए। अब इसे तलाक देकर इससे जान छुड़वाओ। मैं 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी दूसरी जगह शादी कर दूंगी। बहुत खूबसूरत बीवी लाऊंगी तुम्हारे लिए। सुनीता जी ने उससे वादा किया था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। ये कहीं खूब खेल नहीं है माँ कि आज इसे तलाक दे दी, कल दूसरी लड़की से शादी कर ली। मैं अपनी जिंदगी को ऐसे खिलौना नहीं बना सकता। उसका चेहरा गंभीर था। वो अनाया को लेने के लिए जब तैयार होकर नीचे आया तो सुनीता जी के तो कलेजे पर सांप लौट चुके थे। कहने लगी, ये क्या कह रहे हो तुम? इतनी मोहब्बत हो गई तुम्हें इस काली कलौटी से? तुम्हारी चॉइस इतनी खराब कब से होने लगी? लेकिन आर्यन अपनी माँ की तरफ देखकर कहने लगा, बात मोहब्बत की नहीं है, इज्जत की है। और वैसे भी वो मेरी पसंदीदा हो या ना हो, लेकिन मैं उसे यूं तलाक नहीं दे सकता। कम से कम ये तो सोचे कि उसके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरेगी।
बेचारे इस कदर परेशान हो जाएंगे। और अनाया, उसकी क्या गलती है? उसका तो कोई कसूर भी नहीं है। उसे किस बात की सजा दी जाए? अगर उस मासूम के आंसू, उसकी एक आह हमें लग गई तो जानती हैं हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये सुनकर सुनीता जी खामोश हो चुकी थी। वो तो बस अपने बेटे के बदलते हुए तेवर देख रही थी। और फिर कुछ देर बाद वो अनाया के घर पहुंच गया। आर्यन को इस लड़की में दिलचस्पी महसूस हो रही थी। उस दिन वाला खौफ अनाया के दिमाग में था। उसके घर आने पर सबने मुंह बना रखा था। किसी ने भी खुशदिली से स्वागत नहीं किया था। लेकिन आर्यन उसे घर ले आया था। दर हकीकत औरत जात की चाहत ही इस कदर होता है कि मर्द उसके बगैर ज्यादा देर रह ही नहीं सकता। और यही आर्यन के साथ हो गया था। फिर रात को वो जैसे ही कमरे में आया, अनाया उसे देखकर घबरा गई थी। वो उसके करीब होकर कहने लगा, तुमने अभी तक ड्रेसिंग चेंज नहीं की? जाओ कपड़े बदल कर आओ। मैं प्लीज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पहली बार उसने अपने होठ खोले थे। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। क्या कहना चाहती हो तुम? वो उसके बहुत करीब आ गया था। उसके काली रेशमी चमकीले बाल पीठ पर बिखरे हुए थे, जबकि लंबी लंबी पलकें गालों पर झुकी हुई थी। आप प्लीज मेरी जात को अपने गुस्से का निशाना मत बनाएं। इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे तो जो माँ बाप ने कहा मैंने वो किया। काव्या घर से चली गई तो मजबूरी में मुझे ही उनकी इज्जत बचानी पड़ी। आप प्लीज मेरे साथ नरमी वाला बर्ताव करें। उसकी निर्मल आंखों से दो आंसू टपककर गाल पर गिरे थे। क्या कोई लड़की रोते हुए भी इतनी मासूम और प्यारी लग सकती है? उसने उसके आंसू साफ कर दिए। उसकी आंखों में देखकर कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? बताओ, कौन सा नरमी वाला बर्ताव करूं मैं तुम्हारे साथ? उसे यह सब कुछ एक डरावना ख्वाब सा लग रहा था। वो हिचकिचाते हुए कहने लगी कि आपने मुझे बहुत तकलीफ दी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। आज रात आप फिर न जाने मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। प्लीज, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं। आर्यन ने जब उसकी तरफ देखा तो उसे उस पर तरस आने लगा था। वाकई उसने उस दिन उसके साथ काफी कठोरता बरती थी। ये भी न सोचा कि वो पहली बार उसके करीब आ रहा है और उसे किस कदर तकलीफ महसूस हो सकती है। अच्छा ठीक है, उस दिन मैं थोड़ा गुस्से में था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं। उसने अनाया के नाजुक हाथ थाम लिए थे, जिसमें जज्बात की गर्माहट थी। फिर उसके कहने पर वो वहीं ड्रेसिंग करके आ गई जिसकी आर्यन ने ख्वाहिश की थी। वो अच्छा खासा समझदार था, जबकि अनाया अभी ज्यादा समझदार नहीं थी। वो इसीलिए उसकी समीपता से घबरा रही थी। लेकिन आर्यन ने आज उस पर अपना गुस्सा नहीं बल्कि बहुत नरमी दिखाई थी। उसे अपनी बाहों में भरकर कहने लगा, अनाया, अब तो तुम्हें डर नहीं लग रहा ना? वो बड़ी नरमी बरतते हुए उसके करीब आ रहा था। अनाया शर्म से नजरें झुकाए न जाने कहने लगी कि नहीं, क्योंकि बोलने की तो उसमें हिम्मत ही नहीं रही थी। वो धीरे धीरे उसके वजूद पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा था और बड़े प्यार से उसके करीब होता चला गया। आर्यन ने उसे अपनी जिंदगी में बीवी का दर्जा दे दिया था, लेकिन घर वालों ने उसे बहू का दर्जा नहीं दिया था। आर्यन ऑफिस चला जाता तो पीछे से सुनीता जी और ईशानी उसका जीना मुश्किल कर देती थी। वो हॉल में आकर बैठती तो वे मुंह बना लेती, तुम्हारी बहन तो बड़ी ही चरित्रहीन निकली। वैसे तुम तो ऐसी नहीं होगी। यकीनन तुम जैसी रंगत वाली लड़की को भला कौन मुंह लगाता होगा। जितनी तुम मासूम और भोली नजर आती हो उतनी हो नहीं। सुनीता उस पर ताना बरसाया करती। वो खामोश रहती। वो इस घर को अपनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घर वाले उसे अपनाने को तैयार नहीं थे। आर्यन का ऑफिस में दिल ही नहीं लगता था। मोहब्बत के गहरे जज्बात उसमें उमड़ गया था। वो अनायत से बेहद मोहब्बत और समीपता महसूस करने लगा था। उसके बगैर वो एक मिनट भी नहीं रह पाता। आर्यन के सामने तो सुनीता और ईशानी का रवैया उसके साथ नॉर्मल होता, लेकिन पीठ पीछे वे अपनी व्यंग्यात्मक बातों से उसका जीना मुश्किल कर देती। अब वो ज्यादातर कमरे में ही रहने लगी थी। उस दिन भी सुनीता उसके सर पर पहुंच गई। आज नौकरानी की छुट्टी है, रसोईया भी नहीं आया। जाओ तुम खाना बनाओ जाकर। वैसे भी तुम तो मिडिल क्लास फैमिली से हो, तुम्हारे घर में कौन से नौकर चाकर होते होंगे। वो तो तुम्हारी बहन की खूबसूरती देखते हुए मैं रिश्ता लेकर गई थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उजाला आने के बजाय यहाँ अंधेरा आ जाएगा। क्योंकि इस कदर घटिया ताने पर भी अनाया ने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था,
तभी नर्म लहजे में कहने लगी, मैं खाना बना लेती हूँ, आप बता दो क्या बनाना है। अंदाज बड़ा सभ्य था। सुनीता दिल ही दिल में हैरान हुई थी। वो गड़बड़ा कर कहने लगी, जाओ किचन में जाकर देखो, चिकन वगैरह पड़ा होगा, कुछ बना लो। बिरयानी, साथ में करी भी बनाना, सलाद रायता सब बनता है। हमारे यहाँ सब कुछ बनता है। वैसे भी रात के खाने पर सारे घर वाले जमा होते हैं। उन्होंने उसे ऑर्डर दिया था, जैसे वो कोई नौकरानी हो। वो खामोशी से किचन में आ गई थी। खाना पकाने का तो वैसे ही उसे शुरू से शौक था, इसलिए खूब दिल से खाना बनाया। बिरयानी की स्वादिष्ट खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। ईशानी भी माँ से कानाफूसी करते हुए कहने लगी, माँ खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, लगता है कि भाभी खाना पकाने में एक्सपर्ट है। सुनीता मुंह बनाकर कहने लगी, तो और क्या, इन मिडिल क्लास लड़कियों को घर के कामों के अलावा और आता ही क्या है। ईशानी माँ की बात पर खामोश हो गई, लेकिन जब डाइनिंग टेबल पर खाना सजा तो सबने ही बदले हुए जायके को महसूस किया। आर्यन के डैडी राजेश साहेब कहने लगे, आज तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। रसोइये के हाथ का बिना स्वाद का खाना खाकर मुंह का स्वाद भी बदल गया है। आज खाना किसने बनाया है? ईशानी फौरन कहने लगी, डैडी आज तो नई दुल्हन ने बनाया है। उसका इशारा अनाया की तरफ था, जो डाइनिंग टेबल के कोने पर बैठी थी। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। आर्यन ये सुनकर हैरान रह गया। उसे गुस्सा भी आया। क्या वो नौकरों की तरह काम करती रही है, इतने नौकरों के होते हुए भी? उसने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में सुनीता जी से कहने लगा, अगर इस लड़की की जगह इसकी बहन होती तो कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाती। आपने इसके साथ नौकरों वाला बर्ताव करना शुरू कर दिया। एक बात याद रखिएगा माँ, मैंने इस लड़की को अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया है, अब आपको भी कबूल करना पड़ेगा। अंदाज दो टुक था। सुनीता गुस्से से कहने लगी, मैंने शुरू से ही इसे तुम्हारी बीवी के रूप में कबूल नहीं किया, बल्कि इसकी बड़ी बहन का रिश्ता लेकर गई थी, और इत्तेफाक से ये यहाँ पर आ गई है, और फिर तुमने इसे वापस नहीं जाने दिया। ना जाने इसने तुम्हें क्या घोल कर पिलाया है कि तुम इसके दीवानी हो गई हो। ये सुनकर आर्यन हंसा था। कुछ घोल कर नहीं पिलाया, बस ये है ही ऐसे सांचे में ढली हुई लड़की। देखना जल्द आपको भी अपना दीवाना कर लेगी, आप देखती जाएं। वो मुस्कुराते हुए कमरे में चला गया था, जहां अनाया शावर लेकर दूसरे कपड़े पहन चुकी थी। उसे असूलन तो पहले ही तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन वक्त ही नहीं मिला। काम ही इतना ज्यादा था, और वो आज थकी हुई भी बहुत थी। लंबे लंबे से बाल पीठ पर बिखरे थे। सादे से कपड़ों में भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। आर्यन को तो उसे देखते ही ना जाने क्यों उस पर ढेरों प्यार आता, जो उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती थी। हालांकि उनकी शादी को अब 3 महीने होने वाले थे। क्या हुआ, बहुत थकी हुई लग रही हो? आर्यन ने उसके गिर्द अपनी बाहों का घेरा बनाया था। नहीं तो ऐसी तो बात नहीं, घर के काम करने से भला कौन थकता है। जब पति इतना हैंडसम और ख्याल रखने वाला हो तो भला कौन उसका दीवाना नहीं होगा। ऐसा ही कुछ हाल अनाया का था। उसकी नजरें तो बार बार दरवाजे पर टिकी रहती कि कब आर्यन गेट से एंटर हो, और जब वो आता तो उसका चेहरा खिल जाता था। चलो आज तो मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर चलता हूँ। यह सुनकर वो हैरान रह गई थी। लेकिन माँ जी नाराज हो जाएंगी। ये सुनकर वो मुस्कुराया था। वो भला क्यों नाराज होगी? तुम किसी की फिक्र मत करो, सिर्फ मेरी फिक्र करो। अनाया दिल में सोचने लगी कि सारी जिंदगी उसने लोगों की बातों पर सब्र किया, उनकी बातों का जवाब नहीं दिया। शायद आर्यन की मोहब्बत भगवान ने उसके फल में मुझे दिया है। वो दिल ही दिल में भगवान की आभारी होती तैयार होकर उसके संग चली गई। बाहर आकर जैसे सारी थकान उतर गई थी। वो बहुत खुशगवार सा एहसास लिए घर आई थी। सोसाइटी की औरतें उनके घर आती तो अक्सर ही सुनीता से सवाल पूछे बिना नहीं रहती, ये लड़की तुमने पसंद की थी आर्यन के लिए? उनके इस सवाल पर वो गुस्से के घूंट पीकर रह जाती। तभी एक दिन अनाया से कहने लगी, तुम इन औरतों के सामने आती क्यों हो? मुझे एक एक का जवाब देना पड़ता है। तुम्हारी उस भगौड़ी बहन की खातिर हमें क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। न सिर्फ तुम्हें, बल्कि लोगों की बातों को भी। उनके लहजे में गुस्से की आग थी। आर्यन से भी उसने अभी तक घर वालों के रवैये की शिकायत नहीं की थी, क्योंकि वो उसका बहुत ख्याल रखता और उससे बेहद मोहब्बत करने लगा था। लेकिन एक शाम को कुछ मेहमान आने वाले थे, और वो सुबह से किचन में लगी हुई थी। पता नहीं, तबीयत भी अजीब सी बोझिल हो रही थी।
बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था। लेकिन सुनीता ने उसे हुक्म दिया था कि खाना वही तैयार करेगी, इसीलिए वो सुबह से व्यस्त थी। भाग्यवश आर्यन जल्दी घर आया। कपड़े बदलकर वो सीधा उसके पास किचन में चला आया था, जो पीला चेहरा लिए काम कर रही थी। उसे देखकर मुस्कुराई तो उसकी मुस्कुराहट में भी दर्द का एहसास हुआ। आर्यन तो उसके रूह रूह से वाकिफ था, उसके चेहरे से ही पहचान लेता कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ है तुम्हें? उसने अचानक ही उसके हाथ थाम लिए तो वो घबराकर पीछे हटी। क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया तो वो कहने लगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? तो अनाया धीमे लहजे में कहने लगी, जी, सुबह से चक्कर से आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। किसी को तो अपनी खराब तबीयत के बारे में बताना ही था, और फिर जब हम सफ़र इतना ख्याल रखने वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला था, तो वो कैसे उसे ना बताती। छोड़ो ये सब। आर्यन ने उसके हाथ से बर्तन लेकर रख दिए। चलो पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी दवाई लेना ज्यादा जरूरी है। वो सबके सामने हाथ पकड़कर उसे डॉक्टर के पास ले गया था। पीछे सुनीता गुस्से से खौलती रह गई। लेकिन डॉक्टर ने जो खुशखबरी सुनाई थी, उसे सुनकर वो सातवें आसमान पर पहुंच गया था। खुद अनाया को भी यकीन नहीं आ रहा था। आप प्रेग्नेंट हैं 2.5 महीने से, और खुशी की बात यह है कि आपके यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश होगी। आर्यन बहुत खुश था। खुशखबरी इतनी अचानक मिली थी। मेडिसिन वगैरह लेकर वे घर पहुंच गए थे। जब उन्होंने सुनीता को यह खुशखबरी सुनाई तो आर्यन को लगा था कि ये खबर सुनकर उसकी माँ खुश हो जाएगी। वहीं अनाया भी ये सोच रही थी, हो सकता है उसकी सास का रवैया अब उसके साथ ठीक हो जाए, वो भी उसके साथ मोहब्बत से पेश आने लगे। लेकिन सुनीता के चेहरे पर तो शिकन पड़ चुके थे, माथे के ये बल और गहरे होने लगे। जब आर्यन ने अपनी माँ की तरफ चौंक कर देखा और कहने लगा कि माँ, आपको खुशी नहीं हुई क्या? वो माथे पर बल डालकर कहने लगी, अरे किस बात की खुशी? खुशी तो तब होती जब कोई गोरी चिट्टी बीवी तेरे बच्चे की माँ बनने वाली होती। अनाया के तो पूरे वजूद में एक झुरझुरी सी आ गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसे इन शब्दों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे लगा जैसे कोई इन शब्दों को हथौड़ा बनाकर उसके दिमाग पर बसा रहा हो। आंखों से आंसू लगातार बहने लगे थे। आर्यन से ये शब्द बर्दाश्त न हुए। जब वो गुस्से से कहने लगी, क्या फायदा है, मेरी तो नस्ल ही बदल जाएगी अगर बच्चे काले हुए तो। ये सुनकर आर्यन गुस्से में आ गया था। ऐसी बातें करके आप मेरा दिल खराब कर रही हैं माँ। बेटे का खराब रवैया देखकर वो सकपक आ गई, जबकि अनाया का चेहरा बुझ गया था। आर्यन कमरे में आकर उसे तसल्ली दे रहा था, तुम किसी की बातों को दिल पर मत लिया करो, बल्कि इस खुशी को एंजॉय करो। उसने अनाया के हाथ थाम लिए, लेकिन अनाया की आंखों से आंसू टपकने लगे थे। रोते हुए कहने लगी, आपकी माँ ऐसा कैसे कह रही है? मुझे तो लगता है अगर हमारे दोनों बच्चे मेरी तरह सांवली रंगत के हो गए तो आपकी माँ उनको प्यार नहीं करेगी। क्या सांवला होना इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान अपने साथ जुड़े रिश्तों की मोहब्बत और अपनेपन से वंचित रह जाए? उसके ये शब्द सुनकर आर्यन के दिल को कुछ हुआ तो उसने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया। कहने लगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम मेरी आंखों से खुद को देखो, तुम बेतहाशा खूबसूरत हो। यकीन मानो, पहले मैं भी बाहरी सुंदरता के पीछे भागता था। मुझे लगता था कि बस इंसान को हसीन होना चाहिए, लेकिन जब इंसान हसीन हो और उसका आचरण और चरित्र घटिया दर्जे का हो तो मेरी नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत है और तुम्हारी कोख में पल रहे इन बच्चों से। वो उसे अच्छी तरह तसल्ली दे चुका था। कहीं ना कहीं अनाया के दिल में ये बात बैठ चुकी थी। वो तो अक्सर यही प्रार्थना करती रहती थी कि वो सांवले बच्चों को जन्म न दे, वरना क्या होगा। उस दिन भी वो काफी कमजोरी महसूस कर रही थी। एक साथ दो दो बच्चे वजूद में पल रहे थे। वो सो रही थी जब ईशानी अपनी माँ के पास आकर बैठ गई। सुनीता ने उसे सोच में डूबा देखा तो कहने लगी, क्या सोच रही हो, और ये मुंह के आकार क्यों बिगाड़ रखे हैं? ईशानी कहने लगी, हमारा भाई तो पता नहीं क्यों इस कलमोही के पीछे लट्टू बना फिर रहा है। मुझे तो लगता था मेरा भाई इस लड़की की तरफ देखकर थूकना भी पसंद नहीं करेगा, लेकिन देखो तो कैसे हंसी खुशी इस लड़की को स्वीकार भी कर लिया, और तो और रिजल्ट तुरंत भी मिल गया। आप दादी बनने वाली हैं। मुझे तो सोच सोच कर ही घिन महसूस हो रही है। अगर इस लड़की ने मुझे काले काले भतीजे
भतीजियां पैदा करके दे दिए तो मैं अपनी सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी। हमारे पूरे खानदान में आज तक किसी का बच्चा काला नहीं है। सुनीता तो खुद माथे पर बल डालकर बैठी हुई थी। अपने सामने आगे पीछे घूमती फिरी अनाया को देखकर उन्हें घबराहट होने लगती थी। उन्हें अनाया से मोहब्बत तो दूर की बात हमदर्दी भी नहीं थी। कुछ सोचे होती सुनीता ने एक प्लान बनाया था। जानबूझकर आर्यन को दिखाने के लिए अपना रवैया अनाया के साथ काफी बेहतर कर चुकी थी। जैसे ही आर्यन घर आता तो वो कहने लगती, बेटा अपनी बेटी बीवी को बोलो कि हर वक्त कमरे में ही क्या घुस कर बैठी रहती है। उससे बोलो कि बाहर घुमा फिरा करे, हमारे पास आकर बैठा करे। इस तरह उसका भी मन बहला रहेगा और बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। ऐसे तो बच्चे सुस्त हो जाएंगे। आर्यन ने अपनी माँ की बात सुनी तो तुरंत अनाया के पास आया था। कहने लगा, अनाया हर वक्त कमरे में मत बैठा करो। माँ और ईशानी भी इस घर में रहती हैं, उनके पास भी थोड़ी देर बैठा करो। अनाया उसकी बात सुनकर धीरे धीरे उनके साथ भी घुलने मिलने लगी थी। सुनीता कभी उसके लिए फल मंगवा रही होती तो कभी उसके लिए मेवे। धीरे धीरे अनाया को ये लगने लगा कि शायद उसकी सास का रवैया उसके साथ ठीक हो चुका है। वे उससे मोहब्बत करने लगी हैं। साथ ही साथ उसे छठा महीना भी शुरू हो गया था। कुछ सोचते हुए सुनीता कहने लगी, छठा महीना शुरू हो गया है और इस महीने में तो जब अल्ट्रासाउंड हो तो पता चल जाता है लड़का है या लड़की। चलो आओ, मैं तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करवाने लेकर चलती हूँ। लेकिन अनाया को थोड़ी हिचकिचाहट हुई थी। कहने लगी, आंटी मुझे लगता है कि इस बात को राज ही रहना चाहिए। हम भगवान के राज इस तरह उजागर नहीं कर सकते। बेटा हो या बेटी, आर्यन कहते हैं कि मुझे दोनों ही बहुत प्यारे हैं। लेकिन तुरंत माथे पर बल डालकर कहने लगी, मुझे तो नहीं कबूलना। आर्यन मेरा एक ही लौता बेटा है। मैंने इसके बाद बहुत कोशिश की थी भगवान मुझे एक बेटा दे दे, लेकिन ईशानी के बाद मेरी कोई संतान हुई ही नहीं। चलो अब मेरे साथ। वो उसे अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर आई थी। डॉक्टर ने जैसे ही अल्ट्रासाउंड किया तो तुरंत सुनीता कहने लगी, हाँ डॉक्टर साहिबा बताइए, फिर मेरी बहू को जुड़वा बेटे हैं ना और ठीक ठाक है ना, मतलब अपनी माँ पर तो नहीं गए ना, मेरी तरह गोरे चिट्टे हैं ना। डॉक्टर ने नापसंदगी से सुनीता को देखा था। फिर कहने लगी, ये अल्ट्रासाउंड है, आईना नहीं जिसमें आपके बच्चों की रंगत दिखाई देगी। वैसे भी आपको इस वक्त बच्चे की रंगत पर नहीं बल्कि सेहत पर ध्यान देना चाहिए। बाकी सब इस वक्त अल्ट्रासाउंड में हम सिर्फ बच्चे की सेहत पर ध्यान देते हैं, ना कि आपके सवालों पर। बाकी जो भगवान की मर्जी। ये कहकर डॉक्टर दवा लिखने लगी थी, जबकि सुनीता के माथे पर तो बल पड़ चुके थे। घर आकर उसने एक बार फिर अपना मूड बदल दिया था। आर्यन तो बेतहाशा खुश था। अनाया उसे बता भी न सकी। उस दिन अनाया थकी हारी बेड पर लेटी थी। आर्यन ने यूं उसे थका हारा आलस में देखा तो वो भी थोड़ा झुंझला गया। कहने लगा, ये क्या, जब भी घर आता हूँ तुम्हारा मुंह बना होता है और आज तो कमर पकड़कर ऐसे बैठी हो जैसे पूरे घर में तुमने झाड़ू लगाया हो। अब वो उसको कैसे बताती कि बेटियों का सुनकर तुरंत सुनीता ने अपना रवैया बदल दिया था। वो आर्यन के शिकायत नहीं करना चाहती थी, लेकिन सुनीता एक बहुत बड़ा प्लान बना चुकी थी। अगले दिन अनाया की तबीयत काफी खराब थी। उसने पेट में भी दर्द हो रहा था। सारे किचन की सफाई करवाने के बाद सुनीता ने उसे एक बार फिर झाड़ू पकड़ा दिया। कहने लगी कि लो बैठो, अब पैरों के बल और झाड़ू लगाओ। इतना बड़ा आंगन, ऊपर से गर्मी, एक तो वैसे ही सुबह से उल्टियां आ रही थी। उसने पेट भरकर कुछ खाया भी नहीं था। वो घबराकर कहने लगी, आंटी मैं बैठकर झाड़ू कैसे लगाऊंगी, मुझे तो पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है, दबाव पड़ता है। प्लीज आप समझने की कोशिश करें, मैं झाड़ू नहीं लगा सकती। लेकिन सुनीता फौरन कहने लगी, तो तुम मुझे इनकार कर रही है? मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। चल अब, अगर अब बच्चे ही सेहत प्यारी है तो अभी पैरों के बल बैठकर झाड़ू लगाना शुरू कर दे। सास की बात सुनकर वो पैरों के बल बैठकर झाड़ू लगाने लगी थी, लेकिन तभी दर्द की एक तेज लहर उसके पूरे वजूद में उठी। जब सुनीता ने उसे देखा तो फौरन आगे बढ़कर उसे उठाने लगी। कहने लगी, एक तो आजकल की लड़कियां अपनी खुराक पर ध्यान देती नहीं है। ईशानी जाओ भाभी के लिए दूध लेकर आओ, मैंने किचन में बनाकर रखा था उसके लिए। ईशानी प्लान के मुताबिक वो दूध अनाया को दे चुकी थी। अनाया ने भी अभी उसके कुछ घूंट ही भरे थे कि उसे उबकाई आने लगी। तभी आर्यन भी घर आ चुका था।
अनाया की हालत देखकर वो घबरा गया। कहने लगा, क्या पिला रही थी आप अनाया को? सुनीता फौरन हड़बड़ा गई और कहने लगी, बेटा क्या पिलाना है, दूध था वही पिला रहे थे, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अनाया दर्द से रोने लगी थी। पेट पर हाथ रखकर कहने लगी, मुझे बहुत दबाव महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे डिलीवरी का वक्त आ गया है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वो हैरत से कहने लगा, नहीं अभी तो 2 महीने बचे हुए हैं, अभी तो तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है। वो उसे फौरन डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो वो भी परेशान हो गई। कहने लगी, क्या आप पूरी तरह रेस्ट नहीं कर रही? मैंने आपको बोला था कि आपने सीढ़ियां नहीं उतरनी चढ़नी है। खैर से आपके पेट में जुड़वा बच्चे पल रहे हैं और फिर ज्यादा उठना बैठना भी नहीं है, लेकिन आपने तो यहाँ पर अपनी हालत खराब कर ली। आर्यन को गुस्सा आ चुका था। उसने अनाया को एक नजर गुस्से भरी नजरों से देखा, फिर कहने लगा, तुम अपनी केयर क्यों नहीं कर रही हो? मसला क्या है? घर में 10-10 नौकर घूम रहे हैं, तुम्हें जो भी चाहिए सब कुछ तुम्हारे एक बार कहने पर मिल जाता है, फिर क्यों डॉक्टर बार बार शिकायत कर रही है? फौरन सुनीता भी कहने लगी, हाँ हाँ बेटा, पूछो इससे, ये क्यों बात नहीं सुनती? मुझे तो लगता है कि शायद ये बच्चे पैदा करना ही चाहती ही नहीं, इसे तो बस बड़े घर में ऐशो आराम से जिंदगी गुजारनी है, तुम्हारे बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनना, तभी इस तरह की हरकतें कर रही है। अनाया रोने लगी थी। आर्यन से कहने लगी, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे आंटी ने खुद बोला था कि पैरों के बल बैठकर झाड़ू लगाओ, इससे बच्चों की सेहत अच्छी होती है और डिलीवरी में मसला नहीं होता, तभी मेरी तबीयत खराब हुई है। आर्यन को गुस्सा आया। कहने लगा, तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरी माँ अपने बेटे ही की औलाद को नुकसान थोड़ी पहुंचाना चाहेंगी। तभी उसकी एक और रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसे देख कर डॉक्टर कहने लगी, हमने इनकी डाइट में थोड़ी बहुत ऐसी दवा के निशान मिले हैं जिससे लगता है कि बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। चूंकि अनाया ने वो दूध पीकर फौरन उल्टी कर दी थी, इसलिए दवा का असर बच्चों पर नहीं हो पाया था। अगर वो सारा दूध पी जाती तो यकीनन उसके बच्चों को अब तक भारी नुकसान पहुंच चुका होता। आर्यन उसे घर ला चुका था, लेकिन अब काफी गुस्से में था। अनाया रो रो कर उसे बता रही थी, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। रह रहकर वो ये सोच रही थी कि काश उसने उस वक्त आर्यन को सब कुछ बता दिया होता तो आज आर्यन उस पर यकीन तो करता। बहरहाल जैसे तैसे ये वक्त गुजरा था। 9 महीने पूरे हो चुके थे और अनाया ने 2 बेटियों को जन्म दिया था। जैसे ही सुनीता को ये पता चला तो उनके माथे पर बल पड़ गए। कहने लगी, मनहूस, पैदा करके दी भी तो बेटियां। मैं तो पहले ही कहती थी कि मत इस लड़की को जिंदगी में शामिल कर, ये तुझे खुशियां नहीं देगी। आर्यन तो अपनी बेटियों के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ था, लेकिन अपनी माँ के मुंह से ये शब्द उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। कहने लगा, माँ ये किस तरह की बात कर रही हैं आप भी तो एक बेटी की माँ है। एक माँ होकर आप अपने ही बेटे की औलाद के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल करेंगी? मैं तो आपका एक लौता बेटा हूँ, लाडला, जान से प्यारा, तो मेरी औलाद के लिए आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रही हैं? सुनीता फौरन कहने लगी, ये मत भूलो, ये औलाद सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि इस अनाया की भी है, पता नहीं दिखने में कैसी होगी। अनाया का दिल टूट चुका था। तभी नर्स ने दोनों बेटियों को लाकर उसे थमा दिया। दोनों ही रो रही थी। वो दोनों बेटियों को सीने से लगाकर प्यार कर रहा था, लेकिन सुनीता ने जब आगे बढ़कर देखा तो बेटियां नैन नक्श में बिल्कुल आर्यन पे गई थी, लेकिन उनकी रंगत गोरी चिट्टी नहीं थी बल्कि सांवली गेहुआ सी थी। ना वो पूरी सांवली में आती थी और ना ही बहुत ज्यादा गोरे बच्चों में आती थी। ये देखकर सुनीता का दिल उतर गया। बच्चों को प्यार किए बिना ही वो वापस घर जा चुकी थी। अनाया की आंख खुली तो आर्यन उसके पास था। वे दोनों ही अपनी बेटियों को देखकर बेतहाशा खुश थे। कुछ दिनों बाद वो उसे लेकर घर भी चला आया, लेकिन सुनीता ने झूठे मुंह भी बेटियों को हाथ नहीं लगाया था। आर्यन भी ये नोट कर चुका था और अब अपनी बीवी और बेटियों की ये बेइज्जती और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने खुद अपनी बेटियों को अपनी बहन की तरफ भी बढ़ाया कि लो अपनी भतीजियों को खिलाओ, लेकिन वो फौरन मुंह फेर कर कहने लगी, रहने भी दो भाई, शक्ल देखो इनकी, इन्हें देखकर ही मेरा दिल खराब हो रहा है। अगर गोरी चिट्टी
चांद जैसी सफेद होती तो मैं अब तक इन्हें लेकर 7वें आसमान पर होती। आर्यन ने अनाया का प्रसव के बाद के 40 दिन पूरे होने का भी इंतजार नहीं किया, बल्कि उससे पहले ही उसका सारा सामान पैक करवाया और वो घर छोड़कर आ गया। सुनीता, ईशानी और राजेश साहब उसे कहते रह गए कि तुम हमारे इकलौते बेटे हो, हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो। लेकिन वो कहने लगा, जिस घर में मेरी और मेरी बेटियों की इज्जत नहीं है, हर वक्त उन्हें रंगत का ताना दिया जाता है, मैं वहाँ कैसे रह सकता हूँ। अभी तो ये दूध पीती हैं, कल को बड़ी होंगी, समझदार होंगी। आप लोग तो इन्हें कलौटी और पता नहीं क्या क्या कहकर मानसिक मरीज बना देंगे, और मैं अपनी बेटियों को ऐसे माहौल में नहीं रख सकता। वो अनाया के साथ अलग घर में शिफ्ट हो चुका था। अनाया भी शांति की सांस ली थी। जहाँ पर वो थी, उनकी दोनों बेटियां थी और खुशियां ही खुशियां थी। अनाया की जिंदगी में शांति बहरहाल लौट आई थी, जबकि काव्या, जिस आदमी के साथ उसने शादी की थी, वो उससे शादी करने की कुछ महीने बाद एक बार फिर दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी दिखाने लगा। उनमें दिलचस्पी इस कदर बढ़ गई कि वो उनके साथ रातें भी गुजारने लगा। काव्या ने जब ये देखा तो उसे मना करने लगी, लेकिन वो तो उस पर हाथ उठा चुका था। फिर उसके बाद आए दिन उसे मारता पीटता रहता। वो कहता कि बीवी हो, वो भी भगौड़ी, अपनी औकात में रहो। काव्या जब प्रेग्नेंट हो गई तो उसने उसके बच्चे को भी साफ करवा दिया था। कहने लगा, मैं बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, समझी तुम। काव्या की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन वो अपने हाथों से वापसी की सारी कश्तियां जलाकर आई थी। उसे अब यही सब कुछ सहना था। वहीं जब ईशानी ने अपने मनपसंद आदमी से शादी की, जो कि स्टेटस में उनसे भी ज्यादा अमीर था, वो बात बात पर एक एक चीज पर ईशानी को बातें सुनाता और ताने देता। लेकिन फिर भी ईशानी उसी घर में रहती थी। और फिर जब उसने खुद बच्चा पैदा किया तो सोने के कंगन और सोने का सेट बतौर तोहफा लेकर सुनीता जी अपनी बेटी के घर पहुंची थी। लेकिन सामने का मंजर देखकर उनके कदम वहीं पर जम गए, क्योंकि ईशानी ने एक बहुत ज्यादा काली रंग की बेटी को जन्म दिया था। ईशानी खुद फूट फूट कर रोए जा रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वहीं उसका पति भी उसे घूर घूर कर देख रहा था, क्योंकि दोनों ही गोरे चिट्टे थे। सुनीता के खानदान वाले भी 100 तरह की बातें बनाने लगे कि ये सब क्या है, ऐसा बदसूरत तो हमारे खानदान में कोई भी नहीं है। वहीं उसका पति उसे शक की निगाह से देखते हुए कहने लगा, मुझे तो लगता है तुमने किसी और के साथ मुंह काला किया है। ये बच्चा तो बिल्कुल भी मुझसे मेल नहीं खाता, तभी तुम्हें मुझसे शादी करने की जल्दी थी। ईशानी और सुनीता तो सिर पकड़कर बैठ गई थी। कभी जो इल्जाम वे अपनी बहू पर लगाती थी, आज वही इल्जाम उनके सामने उनके अपने सिर पर मौजूद थे, और वे चाह कर भी किसी का मुंह बंद नहीं करवा पा रही थी। वो उस वक्त को पछता रही थी कि काश उसने अनाया के साथ और अपनी भतीजियों के साथ ऐसा ना किया होता। तो दोस्तों, जैसा आप दूसरों के साथ करेंगे, वैसा ही आपको भी भुगतना पड़ेगा। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले अक्सर खुद उसी में गिरते हैं। जो इंसान दूसरों की भावनाओं, उनकी औलाद और उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है, समय आने पर उसे खुद वही दुख और अपमान का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर साझा करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।